नमस्ते। हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल की हमने ये सीरीज चला रखी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। इसका ये हमारा दूसरा सेट है। इससे पहले वाला जो सेट कराया वो आप सभी ने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और उसमें देखे होंगे आपने कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ईजियर साइड ही रहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो उसी टाइप की रहेगी और टाइप भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरा सेट लेकर के आया हूं और अब आपके एग्जाम में सिर्फ 25 दिन बचे हैं। 2 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। 25 दिन आपके पास है। इन 25 दिनों में आप इतनी तैयारी करो कि आप ये एग्जाम निकाल ले जाओ और ये सेंटर की ये नौकरी रेलवे में आपको जरूर मिल जाए। बहुत ही बेहतरीन जॉब है। कांस्टेबल लेवल में इससे बेहतर जॉब कहीं भी नहीं है। रेलवे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब आपको देता है। और इसका जो पहले पेपर हुआ था आरपीएफ एसआई, वो भी 4200 ग्रेड पे की जॉब थी, काफ़ी अच्छी जॉब थी। और ये कांस्टेबल की जॉब है रेलवे में ही, शिफ्ट वाइज इसमें आपकी जॉब चलती है। आप वहाँ जाओगे, आप खुद फील करोगे कि आपको एक बेहतर नौकरी मिली है। तो आप ये नौकरी ना गवा दो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करो, इसलिए मैंने ये सीरीज चला रखी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ये डेली, जब तक आपका एग्जाम होगा, डेली आपको ये सीरीज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मिलती रहेगी। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आप आराम से मैथ्स में 35 में से 35 सवाल कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है जी, लेकिन इसको अच्छे से करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई पीडीएफ से फिर से दोबारा से इन सवालों को निकालना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, तो इसका पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट लिंक के माध्यम से। ठीक है, और एक बार फिर से आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जो है एसएससी एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2025 में एसएससी के, उनके कोर्स अवेलेबल होने वाले हैं कल से 5 फरवरी से। ठीक है जी, अगर आप इस एग्जाम के बाद एसएससी एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप इस कोर्स को ज़रूर ले सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोज़ की फॉर्मेट में आपको वीओडी बैच मिलेगा, लाइव डाउट सेशन आपके चलते रहेंगे बीच बीच में। लाइव भी आऊँगा मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। और स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इस कोर्स को आप कैसे ले सकते हो, कैसे एनरोल हो सकते हो, उसकी जानकारी आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। अब ये क्वेश्चन देखो, तैयारी कर रहे हो, हर एक सवाल को बहुत ध्यान से देखना, किस प्रकार सवाल हो रहे हैं और कैसी लैंग्वेज पेपर में आएगी। ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कैलकुलेटिव पेपर आने वाला है, ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा ईजी आ जाएगा। मॉडरेट लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके कंसेप्ट, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हुई तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस पेपर को भी, इस पेपर से बाहर हो जाओगे आप कंपटीशन की रेस से। ठीक है जी, तो शुरू करें भाई। चलो ध्यान से देखना अभी सवालों को। देखो क्या बोला गया सवाल में, मिक्स्ड क्वेश्चन है ये सारे, अर्थमेटिक के सवाल है और इसमें मेंसुरेशन को भी ऐड किया है मैंने। देखो ध्यान से सवाल पढ़ो, पहले कोशिश करो अपने आप से करने की सवालों को पढ़ करके, बाकी मैं तो सॉल्यूशन साथ के साथ बता ही रहा हूं। 70 विद्यार्थियों और 10 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को मिठाइयां मिली थी, जो कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का 30% है। भाई विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 70। 70 का 30% कितना होगा जी? 21। 21 मिठाइयाँ किसको मिली है? प्रत्येक विद्यार्थी को, मतलब हर एक स्टूडेंट को 21 मिठाइयाँ मिली है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। 70 विद्यार्थी थे, 70 का 30% कितना होता है? 21, 7 या 21, 2 जीरो तो कट जाएगी 100 से। 21 मिठाइयाँ मिली है एक विद्यार्थी को। विद्यार्थी है कितने टोटल जी? 70। तो टोटल कितनी मिठाइयाँ मिल गई होगी? 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आपको हो गए 1470 मिठाई मिल चुकी है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। आगे क्या दिया है सवाल में? तथा प्रत्येक शिक्षक को मिठाइयाँ मिली जो कि एक साथ सभी विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों की कुल संख्या का 20% है। एक बात बताओ, टोटल विद्यार्थी और टोटल शिक्षक कितने हो जाएंगे अब? 80। यही तो बोला उसने, विद्यार्थी और शिक्षकों की संख्या का 20%। विद्यार्थी है 70, शिक्षक है 10, टोटल हो गए 80। 80 का 20% कितना होगा? 16। 8 दूनी 16, 16 हो गया। और ये कितने को मिलेगी? ये सभी शिक्षकों को मिलेगी। शिक्षक है टोटल 10, 10 की गुणा करोगे कितना हो गया टोटल? 160। ठीक है जी, 160 मिठाइयाँ। तो बोला ये गया कि सभी व्यक्तियों को वितरित की गई मिठाइयों की कुल संख्या बताओ। यही तो है कुल संख्या। ऐड कर दो इनको, 0, 7 और 6 13, 4 और 1 5 और 1 6, 1 और 1 2। अच्छा एक नहीं है ना यहाँ पे, एक ही है बस ये।
1630। कितना जवाब रहेगा? 1630। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? बी ऑप्शन। बोलो, क्लियर है सभी को? सवाल समझ में आया क्या? बहुत ही इजी सवाल था। लैंग्वेज देखने में आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन कुछ भी सवाल नहीं है ये, ठीक है, बच्चा सा सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन का सवाल है। घन घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड पढ़े हैं क्या? क्यूब क्यूबॉइड बोला यह गया कि एक घनाभ, पहले मैं बता दूं कैसा होता है भाई घनाभ। देखो ये था सवाल, घनाभ कैसा होता है? घनाभ होता है कुछ इस प्रकार का, 3D में ऐसे, ठीक है। और घन कैसा होता है? जैसे लूडो का पासा देखा होगा आपने, वो घन होता है। और ये क्या है? ये घनाभ है। और इसमें घनाभ में कितने फलक होते हैं? फलक होते हैं सरफेस, यानी ये जो बाहर आपको ये दीवार सी दिख रही है, इसको सरफेस बोलेंगे, ठीक है जी। तो एक फलक, इसके पीछे 2, फिर 3 ये साइड वाला, इसके साइड में 4, फिर एक नीचे का और एक ऊपर की छत, टोटल 6 फलक होते हैं। घनाभ के सवाल में बोला घनाभ के 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ABC। उसने दिया कि 3 आसन फलक, आसन फलक कौन से हैं? जो एक दूसरे से लगे हुए हैं। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया साइड वाला इधर वाला, और एक या तो नीचे का मान लो या ऊपर का मान लो, कोई सा भी एक मान लो। ऐसे ही ये 3 आसन में है, ये एक साथ लगे हुए हैं, और ये वाले 3 एक साथ लगे हुए हैं। एक तो ये एक ये सामने वाला, और एक ये जस्ट इधर वाला, ये बराबर वाला साइड वाला, ये तीनों आपस में लगे हुए हैं। इनके एरिया दिए हैं आपको A, B और C। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से घनाभ के आयतन के बराबर है। आपको घन का आयतन निकालना। घन का आयतन क्या होता है जी? मान लो किसी घन की साइड अगर A है तो उसका आयतन कितना होगा? A की क्यूब होगा। वॉल्यूम कितना होगा? A की क्यूब होगा ना। अगर किसी घन की साइड A है तो उसका वॉल्यूम A की क्यूब होगा। लेकिन उसने A नहीं कहा, उसने बोला कि इसकी भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ के आयतन के बराबर है। अब देखो यहां एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट यह है कि अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है कब? जब आपको आसन फलकों के क्षेत्रफल दे रखे होंगे। जब आपको आसन फलकों के क्षेत्रफल दे रखे होंगे तो घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा ABC, A इंटू बी इंटू सी का रूट, जिसको मैं लिख सकता हूं ABC की पावर 1/2। ठीक है। अब ये जो आयतन है यही साइड है। ये किसकी साइड है? ये घन की साइड है। अब आपको घन का आयतन निकालना तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो ABC की पावर 1/2 का क्यूब करोगे आप तो क्या निकल के आएगा? ABC की पावर 3/2। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रख लेना। नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट मार लेना इसका, और इसको एक बार फिर से रिवीजन करना है इसका। घनाभ का आयतन, एक बार मैं यहाँ से फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ आपको घन और घनाभ के। जिन बच्चों के अभी तक फॉर्मूले रिवाइज नहीं है वो याद हो जाएंगे। देखो घनाभ क्या होता है? घनाभ जैसे आयत है, आयत आयत तो 2D में है, यानी इसमें लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। लेकिन जैसे ही वो 3D में हो जाएगा, 3D में हो जाएगा तो वो घनाभ बन जाएगा, यानी अब उसमें एक ऊंचाई भी होगी। अब एक उसमें एक ऊंचाई भी होगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो वॉल्यूम का है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयतन। क्या होता है आयतन? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। याद रखना, रिवीजन करा रहा हूँ सारे फॉर्मूलों का। एक इसमें भाई आपका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नाम से ही पता चल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जितने भी ये पृष्ठ है, ये सरफेस जो है ये आमने सामने के, इन सब का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब हो गया साइड वाला, सिर्फ साइड का, यानी कि ऊपर की छोड़ देंगे नीचे की छोड़ देंगे, बस चारों तरफ का लेना है। तो चारों तरफ का क्या हो जाएगा? 2L + B इंटू में H। ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौथा होगा अगर आपको इसमें विकर्ण निकालना हो, विकर्ण जैसे बोल देता है कि इस घनाभ में सबसे लंबी छड़ रखी जानी है एक कोने से दूसरे कोने तक। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक रखी जानी है, एक कोने से एक कोने तक कोई छड़। ठीक, तो वो विकर्ण का काम करेगी, डायगोनल का काम करेगी। और क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा √L² + B² + H²। ठीक है। और पांचवा जो ये इस क्वेश्चन में लगाया फॉर्मूला वो ये है कि अगर आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल दे दिए जाए और आपसे आयतन पूछा जाए,
ये यूनिक है। तो होगा भाई उनका क्षेत्रफल का गुणा और उसका कर देंगे अंडर रूट मतलब पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है, समझ होगी बात। अब बात करते हैं हम घन की। घन क्या होता है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, सारी साइड इक्वल होती है। मान लो कोई ए है, तो अब उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा? उसका आयतन हो जाएगा ए की क्यूब। दूसरा, उसमें जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बनेगा 6a²। कितना बनेगा? 6a²। याद करो इनको, याद स्क्रीनशॉट कर लो इनको। वीडियो में बोर हो गए ना, लाइफ में बोर हो जाओगे। एक भी सवाल आ गया ना यहाँ से पेपर में इन फॉर्मूले के आधारित, फिर याद करोगे कि फॉर्मूला बताया तो था बट मुझे याद नहीं आ रहा, और उस सवाल को छोड़ के आ जाओगे आप। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके सब कुछ है, उनको तो रिवीजन हो रहा है, वो मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। फिर कहना कि हमारी रेलवे कांस्टेबल में भी जॉब नहीं लगी। याद करो इनको बैठ करके, कैसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तीसरा, अगर मैं कहता हूँ पार्श्व, पार्श्व मतलब साइड की बात हो गई। साइड की बात होगी मतलब छत चली जाएगी और नीचे से फर्श चला जाएगा। कितनी साइड बचेगी? बस 4। तो आप क्या लिखोगे? 4a²। बस इतना सिंपल है। ठीक। और अगर आपको डायगोनल दे दिया जाए यहाँ पर के विकर्ण, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका, घन का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला, तो बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा √a² प्लस a² प्लस a², दैट मीन्स √3a। ये रहने देना, ये याद कर लेना बस, √3a। तो मैंने आपको घनाभ के भी बता दिए, मैंने आपको घन के भी बता दिए। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बता दूंगा। इनकी स्क्रीनशॉट मार करके याद कर लो भाई ने, पेपर है तुम लोगों का 25 दिन बाद। समझ आ रहा है? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर समझ में आ रहा है तो। चलो अगला सवाल देखो। अब ये मेंसुरेशन का सवाल हो गया, अब अगला सवाल देखो। अब इस सवाल पर ध्यान दो, पिछले सवाल को भूल जाओ, अब अगले सवाल पर ध्यान दो। क्या बोला गया? राधा और सीता ने क्रम से 60,000 रुपये और 80,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। जैसे ही व्यवसाय शब्द आया मुझे समझ में आ गया कि ये चैप्टर है पार्टनरशिप का, यानी इन्वेस्टमेंट वाला। अच्छा, तो कितने लोग हैं ये? एक तो राधा है, एक सीता है। राधा ने कितने रुपए लगाए? 60,000 रुपये। 60,000। सीता ने कितने लगाए? 80,000 रुपये। लग गए जी? ठीक है। 1 वर्ष के बाद सीता ने व्यवसाय छोड़ दिया। सीता ने 1 वर्ष के बाद व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब आगे जितने समय के लिए लगेगा उसमें से 1 वर्ष घटा देंगे, यानी कि इसने बस 1 ही साल के लिए लगाया। सीता ने 1 ही साल के लिए अपना पैसा लगाया है बस, 1 साल के बाद तो उसने छोड़ दिया। उस समय मीना 50,000 रुपये के साथ निवेश शामिल होती है। कौन है ये? मीना। मीना को यहाँ लिखो। मीना कितने रुपए लेकर के आई? 50,000। ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में, बस इस कीवर्ड को पकड़ना है, 3 वर्ष के अंत में, देखो ध्यान से, जो राधा थी, राधा ने तो पूरे 3 साल के लिए अपना बिजनेस किया, तो गुणा कर दी मैंने 3 की। सीता ने सिर्फ 1 साल के लिए बिजनेस किया, तो मैंने गुणा कर दी 1 साल की। उस समय पर मीना आई थी 1 साल के बाद, तो अब मुझे बताओ मीना ने कितने समय के लिए किया होगा? 2 साल के लिए। भाई टोटल 3 साल तक बिजनेस रहा, 1 साल बाद आई मीना, तो 2 साल तक पैसे लगाए ना उसने। अब इसमें से फालतू की जीरो हटा लो, देखो 4 जीरो सही है, 4 जीरो सही है, 4 जीरो खत्म। अब यहाँ कितना बच गया? 3 छंग 18 हो गया है रेसो, यहाँ से रेसो ले लो। ये कितना हो गया? 8 रेसो। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10। क्या ये 2 से कट सकता है? बिल्कुल। 2 9 18, 2 चक्के 8, 2 पंजे 10। अब ये बिल्कुल सिंपल रेसो बना दिया, एक लाइन का रेसो। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। बोला गया कि उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ 36,000 रुपये है, टोटल लाभ। टोटल तो यहाँ से जोड़ बन के आएगा, 5 और 4 9 9 18, यहाँ से हमारा टोटल 18 आ रहा है। सवाल वाले का टोटल है 36,000, तो 18 की वैल्यू 36,000, 1 की वैल्यू 18 दूनी 36, 2,000। ठीक है। इसका पूछा राधा और मीना द्वारा अर्जित लाभ का औसत पूछा। भाई लास्ट लाइन अगर नहीं पढ़ोगे सवाल में मिस्टेक हो जाएगी। क्या पूछा? राधा और मीना द्वारा अर्जित लाभ का औसत। देख रहे हो, एक ही सवाल में मैंने 2 सवाल मिक्स कर दिए यहाँ, ताकि आपको दूसरे चैप्टर का भी एक कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाए, और समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, वहाँ पर इतना सिंपल पेपर नहीं बनाएगी रेलवे कि हर कोई उसमें से पूरे करेगा, और पूरे में से पूरे आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 35 नंबर का आपका मैथ्स है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है। ये समझ लो कि आपके 70 मार्क्स तो यहीं से बन रहे हैं, है ना। और फिर बाकी आपकी जो है साइंस है, जीके है।
अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है। क्या पूछा? राधा और मीना द्वारा अर्जित लाभ का औसत। कहाँ है राधा? राधा का नंबर है 9, मीना का नंबर है 5। 9 और 5 कितना होता है भाई? 14। 14 का आधा करोगे 7। क्यों आया है? क्योंकि एवरेज हमें ये कहता है, दो नंबर का एवरेज होता है a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दो नंबर का एवरेज होता है a प्लस बी अपॉन 2। ए नंबर था 9, बी था 5, बटे 2 करेंगे 7 आ गया। अब इस 7 में 2 की गुणा कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा आंसर? 14,000 रुपये। बोलो, समझ आया सभी को? ठीक है, रिवीजन हो रहा है बढ़िया, कंसेप्ट भी क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं? चलो जी आगे बढ़ो। वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बता दूं मैं, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है मैंने, जो सेट फर्स्ट किया था हमने, उसमें जो पहला क्वेश्चन था, याद करो कौन सा क्वेश्चन था वो पहला। उसी के तर्ज पर, उसी के बेस पर एक लास्ट में क्वेश्चन दिया है मैंने, लेकिन उसमें कंसेप्ट चेंज कर दिया। और उस क्वेश्चन को मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यहीं पर कमेंट करना, जो यहाँ तक आ गए हैं यहाँ पर उसे क्वेश्चन को कमेंट करना, फिर लास्ट तक पहुँचे पहुँचते मैं उसका आंसर आपको सोल्व करके बता दूंगा। और जो सबसे पहले जवाब देगा, जिसका भी कमेंट आएगा, उस सवाल के जवाब का जिसका भी कमेंट आएगा, उन सभी का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, उनको अप्रिसिएट किया जाएगा, थोड़ी शाबाशी दी जाएगी। दिखाऊँ आपको सवाल? ठीक है, सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल है, सिंप्लीफिकेशन के, प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के, है ना, टाइम एंड वर्क के। कर सकते, इस सवाल को कर सकते हो आप। 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है एक लड़की, 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है। 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा बताओ? ये देखो, ये मेंसुरेशन का सवाल आ गया फिर से, आयत का, आयत और व्रत। मेंसुरेशन जरूर आएगी भाई आपके पेपर में। ये देखो, ये वो सवाल है। अब इस सवाल को पढ़ो, और जो सबसे पहले इस सवाल का कमेंट करेगा जवाब, उन सभी को अप्रिसिएट किया जाएगा भाई। ठीक है जी, बाकी मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन बता ही दूंगा आपको। चलो अपने इस सवाल पे आ जाओ। राधा सीता हो गया। अब देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में क्या बोला गया, पढ़ो सवाल को। दो बैंक है ए और बी, विभिन्न धनराशियों पर 9% ब्याज दर और 6 वर्षों में ब्याज दर पर 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 1620 है। अच्छा, दो अलग अलग राशि है। एक पर तो है ब्याज रेट 9%, टाइम है 6 वर्षों का, उनका अंतर दे रखा है 1620। यदि बैंक ए में जमा धनराशि बैंक बी में जमा धनराशि का 5/4 भाग है, तो बैंक ए में जमा धनराशि ज्ञात करो। कैसे करोगे आप इस सवाल को बताओ? समझो, ये आपके पेपर में आया हुआ सवाल है, कांस्टेबल, रेलवे, आरआरबी में, आरपीएफ में। ठीक है, कैसे करोगे आप? ये जो फ्रैक्शन दिया है आपको 5/4, बी का है ना ये, ए बी का 5/4 है। इसका मतलब आप ये कह लो कि बी जो है, बी को कोई राशि मिली 4 राशि, तो ए को कितनी मिली होगी? ए को मिली 5 राशि। ए मान लिया मैंने उनका रेशो के अनुपात को। ठीक है, अच्छा जी। अब इस ए पर कितना ब्याज लग रहा है? 9% का। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। तो 9 छिक्की 54, मतलब 55A गुणा 54%। ठीक है, ठीक है। क्या दे रखा है? ब्याज का अंतर, उसे निकालेंगे। बी पर कितना लग रहा है? बी पर लग रहा है, बी पर भी सेम ही लग रहा है, 9% 6 वर्षों तक, यानी कि यहाँ 4A गुणा 54%, ये भी सेम ही है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कितना दिया है? वो आपको दिया है 1620 रुपये। लाइन समझ में आ गई क्या? ठीक है, 54% कॉमन है क्या? देखना, 54% कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? 5A माइनस 4A, मतलब सिर्फ एक ए ही बच गया, यानी ए गुणा 54% मतलब 54/100 इज इक्वल टू 1620। और अगर मैं इसको काट देता हूँ अब, तो 54 तिया 162, ये 30 हो गया, 2 जीरो इधर और चिपकाओ, इस 100 की मल्टीप्लाई इधर करके, तो 3000। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3000। ए की कितनी वैल्यू आ गई? 3000। क्या पूछा आपसे? बैंक ए में जमा धनराशि, ए वाला बैंक ये रहा, ए की वैल्यू 3000 है, 5 गुणा 3000 करोगे तो कितना जवाब आएगा? 15,000। कितना जवाब आएगा? 15,000। कहाँ है 15,000? ऑप्शन ए में देखो, 15,000। ठीक है, समझे? ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है भाई? आगे बढ़े क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीडीएफ चाहिए अगर आपको इसकी, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब देखो ये सवाल,
सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बोला ये गया कि भाई x की वैल्यू ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ, ये आपको इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इक्वल टू 20% ऑफ 1950, 1950 का 20%। सभी कर लेंगे इस सवाल को, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले रूट 576, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, एसएससी की जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको बताया है कि आप 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद कर दो, अभी वक्त है आप लोगों के पास, और 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब याद कर दो। ये आपके रीजनिंग में भी काम करेंगे, आपकी कैलकुलेशन में भी काम करेंगे। अभी 25 दिन है, आराम से कर सकते हो याद, ठीक है जी। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, मेरे तो याद है 576 होता है 24 का, 26 का होता है 676, और 24 का होता है 576। 2 नंबर गिरते ही 100 अंकों का डिफरेंस आ गया, ऐसे याद कर लो, 26 का 676, 24 का 576, ठीक है जी। ये 24 इंटू एक्स अपॉन, यहाँ कितना दिया है, ये 14 गुणा 15, फिर बीच में ये प्लस है, फिर 14 गुणा 50 है ये। अच्छा करो गुणा, 15 0 0, 15 चौके 60, 6 बचेंगे, 15 एकम 15 और 6 21, ठीक है जी, प्लस 14 पंजे कितना होता है, 14 पंजे 70, 700 ये हो गया। तो कितना हो गया टोटल 2800। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 24 गुणा एक्स अपॉन में 2800 इज इक्वल टू, क्या बोला गया, 1950 का 20%, इज इक्वल टू, क्या बोला गया, 1950 का 20% मीन्स 1/5 परसेंटेज में सिखाया मैंने, और जहाँ से भी आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि 20% मतलब 1/5। देखना 5 तिया 15, 4 बचेंगे, 5 नम 45, 390 हो गए। ये किसके इक्वल आ गया जी, ये आ गया 390 के इक्वल। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 2800 को इधर लेकर के जाओगे और 24 को इसके नीचे लेकर के आओगे, और 7 चौक 28, 7 21, 4 से तो नहीं कट रहा है, 4 छिक्की 24, 4 से कट रहा है ना, कट रहा है, देखो 4 छिक्की 24, 4 सत्ते 28, ये हो गया 700, राइट। और 9 3 12, ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कट जाएगा, 6 छंग 36, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30। अब x की वैल्यू निकालनी, तो आप कहोगे जी 65 गुणा 700 कर दो बस, और कुछ मत करो, 2 0 चिपका दो, 7 पंजे 35, 3 बचेंगे, 7 छिंग 42, 3 45, सही जवाब आ चुका है 45,500, ये रहा जवाब 45,500, ऑप्शन बी। क्लियर होगी बात? अगर आपने स्क्वायर रूट वगैरह ये सब कुछ अच्छे से याद कर लिया, कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर ली, तो आप इजीली सवाल को कर जाओगे। आगे बढ़ूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला सवाल, 40 दर्जन आम का मूल्य 9600 रुपये है, बताओ, करो इसे, इस सवाल को करो एक बार अपने आप से। अगर लाइव क्लास चलती ना, तो अभी मैं आपसे जवाब पूछ रहा होता, और लाइव क्लास के लिए कंडीशन ये है कि थोड़े से सब्सक्राइबर ठीक ठाक होने चाहिए, तभी लाइव क्लास चल पाती है। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो सभी के साथ में, एक बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है आपको इस चैनल पर। बताओ जवाब बताओ। 40 दर्जन आम का मूल्य 9600 रुपये है, और प्रति आम परिवहन लागत रुपये, अरे देख रहे हो क्या दे रखा है सवाल में, देखना यहाँ क्या दिया सवाल में, 40 दर्जन, और यहाँ क्या दिया, प्रति आम। एक दर्जन में कितने आम, 12, तो टोटल कितने आम हो गए, 12 चौक 48, ये हो गए 480 आम। और 40 दर्जन का मूल्य इतना है, मतलब 480 का मूल्य इतना है, तो एक का मूल्य कितना हो गया, 48 दूनी 96, एक आम का मूल्य आ गया 20 रुपये, समझ गए, एक आम का मूल्य आ गया 20 रुपये। लेकिन भाई साहब ने और भी खर्चा किया, उसने परिवहन लागत पर प्रत्येक आम पर 0.5, यानी एक आम उसे जो पड़ा है ना दुकानदार को, वो पड़ा 20.5 रुपये का, इतने रुपए का पड़ा है। क्लियर होगी बात? तो मजा आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या दिया सवाल में, आम की एक जोड़ी का विक्रय मूल्य 48 रुपये है, एक जोड़ी का मतलब 2 आम की कीमत कितनी है, 48, एक आम की कीमत, एक आम कितने का बेचेगा, 24 रुपये का, विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना, एक आम कितने का बेचेगा, 24 का, कितने का लेकर के आया था, 20.5 का, कितने का बेचा, 24 का, 24 रुपये का, तो कितना फायदा उठाया उसने, उसने उठाया जी 3.5 रुपये का। बोलो बोलो भाई, 3.5 रुपये का फायदा उठाया एक आम पर। पूछा क्या है हमसे, लाभ बताओ, लाभ ही पूछ रहा है हमसे, फायदा ही पूछ रहा है। 3.5 रुपये का मिला है एक पर, एक का क्रय मूल्य ये था, परसेंटेज और निकालनी, गुणा 100 करो। देखो पॉइंट से तो पॉइंट हटा दो, 5 से काट दो क्या, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 एकम 5, इतना हो गया, ये ऊपर हो गया 700, और यहाँ हो गया ये 41,
अब 41 दूनी दूनी तो नहीं चलेगी, एकम ही चलेगी। 41 एकम 41, 10 में से 1 गया 9 और 6 में से 4 गए तो 0। तभी में 1 1 है, बिल्कुल है। फिर क्या चल जाएगी, छिक्का 6 चौका 24, 7 चौक 28, 7 एकम 7, हाँ 7 ते चल जाएगी, 7 एकम 7, 7 चौक 28। जैसे ही 7 चली, मुझे दिख गया कि 7 चल गई, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आंसर मिल गया ए ऑप्शन। बस, ज़्यादा नहीं करना सोल्व। जो सवाल में दे रखा है लाइन पकड़ो, उस लाइन के आधार पे अपनी इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेशन करो, भाग दो। यहाँ भाग दिया मैंने, 7 तक दिख रहा है मुझे, 7 में कोई यार नहीं बैठ रहा, फिट ऑप्शन ए बैठ रहा है, जवाब मिल गया। ठीक है, टाइम भी बचाना है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल को देखो। अब बोलो समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन करके चले जाना, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये सीरीज बहुत बेहतरीन चलाई है मैंने, और एग्जाम तक चलेगी आपकी ये सीरीज। अब देख लेना आपको चैनल सब्सक्राइब करना है क्या नहीं, और समझ में आ रहा है क्या नहीं। अब देखो, ये जो सवाल है ये एवरेज का है भाई। क्या बोला गया, n संख्याओं का औसत 40 है। n संख्याओं का औसत 40 है, ओके। 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 14 की वृद्धि की जाती है। मतलब टोटल अगर 100% वैल्यू है तो उसमें से जो है 60% और बाकी बचेगी 40%। इस 60% में तो क्या हुई, 14 की वृद्धि हुई है प्लस 14, और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 5 की कमी की जाती है, यानी कि 40% में भी 5 की कमी, -5। बोला गया संख्याओं का नया औसत बताओ। मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, शायद एवरेज में पढ़ा चुका हूँ एसएससी की सीरीज में, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो नया एवरेज निकलता है वो उसमें भी उतना ही चेंज आ जाता है जितना आपने नंबरों में चेंज किया। जैसे यहाँ इन नंबरों में चेंज किया है, वही चेंज आपका एवरेज में भी आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक, तो पहले नंबर में देख लो हमने कितना चेंज किया। अगर मैं इसको रेसो में पकड़ूँ, ये 3 रेसो में है और ये 2 रेसो में है। देखो 0 से 0 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 रेसो 2 में है। यानी कि अगर टोटल चेंज कितना हुआ इन तीनों नंबर में, 14 दूनी 28, 14 ती 42, यहाँ तो 42 बढ़े, और यहाँ कितना चेंज हुआ, यहाँ 10 घटे इन नंबरों में से। तो ओवरऑल कितना चेंज हो गया जी, ओवरऑल हो गया 32 नंबर बढ़े के, 32 नंबर बढ़े है। आपको क्या निकालना, औसत। ये 32 नंबर पूरे ग्रुप के बढ़े, पूरे ग्रुप के, पूरे ग्रुप मतलब 3 और 2 5 नंबर थे ये। तो हर एक के कितने बढ़ गए होंगे, 5 से डिवाइड कर दो जी, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 6.4 बढ़ गए होंगे प्रत्येक के। तो ये जो डिफरेंस आया है 6.4 का, यही नया औसत, पुराना जो औसत है, पुराने औसत में ऐड करोगे तो नया औसत बन जाएगा, और यही नए औसत का भी डिफरेंस है। तो पुराना औसत कितना था 40, इसमें ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 46.4। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 46.4, 46.4, ए ऑप्शन। समझ गए, इजी सवाल है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट नहीं समझे तो फिर ये मुश्किल भी है, बहुत सारे बच्चे अटक जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। एक लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। 100 लीटर पानी भरने में उन्हें कितना समय लगेगा बताओ। कमेंट करके बताओ, पढ़ो सवाल को ढंग से, सवाल को पढ़ो और ढंग से करो इसे। टाइम एंड वर्क के आपने बहुत सवाल किए होंगे, पाइप एंड टंकी के सवाल किए होंगे। 3 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा। 1 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, या फिर जो है कौन सा है ये, ए, एक लड़का है ना, ये लड़के को मैं ए नाम दे देता हूँ। 1 लीटर भरने में समय कितना लगेगा, 3/4 का जी। ठीक है जी, 3/4। लड़की का नाम मैं बी दे देता हूँ, वो भी 1 लीटर भरने में कितना समय लेगी, कहोगे 4/3 का, मिनट, मिनट। ठीक है भाई, इसके नीचे कर दिया ना मैंने, ये इसके नीचे कर दिया। ठीक है जी, तो दोनों मिल करके, दोनों की बात हो रही ना, हाँ, दोनों मिल करके 1 लीटर पानी कितने उसमें भरेंगे, इनका एलसीएम ले लो, 3/4 प्लस 4/3 कितना आ गया, 12, 9 प्लस 16 कितना हो गया ये, 25/12, 25/12 मिनट लगेगी। बोलो, 25/12 मिनट लगेगी 1 लीटर भरने में। कितना लीटर भरना आपको, 100 लीटर। तो भाई 100 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में,
तो 100 लीटर भरने में कितना, यहाँ भी 100 की मल्टीप्लाई करो, देखो 25/12 था ना ये। 100 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 25/12 मिनट, ये 100 लीटर भरने में जा रहा है ना, 100 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 100। तो 25 चौके 100 और 12 चौक 48, ठीक है, यानी कि टोटल समय लग जाएगा 48 मिनट। उल्टा लिख दिया है मैंने ये समझाने के लिए आपको। यहाँ चलेगा मिनट, यहाँ मिनट पकड़ो कि 1 मिनट में इतने लीटर भरेंगे, 1 मिनट में, ऐसा लिखा जाएगा 4/3। या फिर यहाँ से भी कर सकते हो भाई, 25/12 हो गया ना ये मिनट। अब ये समय है, एफिशिएंसी चाहिए तो उल्टा मार दो, ठीक है, या कहो कि 100 से इसे भाग दे दो ऐसे, तब भी 25 चौका 100 48, एक ही बात है, ठीक है जी। जो समझ गए होंगे वो जानते होंगे सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अगला सवाल। अगले सवाल में कहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी दे रखी है, 21, तो गुणा 21 गुणा 21। पाई की वैल्यू क्या होती है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ध्यान से देखो। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ। उसने ये बोला कि आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी त्रिज्या ये है, तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 7×21, करो जी मल्टीप्लाई। यहाँ से आपको लंबाई गुणा चौड़ाई मिल जाएगी, कितनी कितनी मिली है, इसको ऐसे रखो अभी, 22 गुणा 3 गुणा 21, क्या पता कुछ कट जाए, इसलिए मैंने अभी इसको पूरी तरीके से सोल्व नहीं किया। अब आगे बढ़ो, बोला आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 14:11 के अनुपात में है। अनुपात जहां भी होता है इसका मतलब उसके साथ में कुछ और वैल्यूज भी है, तो मैं कह देता हूं कि लंबाई जो है वो 14a है, 14 के मल्टीपल में है, और चौड़ाई जो है वो 11 के मल्टीपल में है। जब आप यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, 14 × 11, और जब a की a में मल्टीप्लाई करोगे तो a² बनेगा, और किसके इक्वल है ये, 22 × 3 × 21। देखो इसलिए नहीं काटा था मैंने, ये 11 से कट गया ना, ये 22, 11 दूनी 22, 2 से कट गए 2 7 14, 7 से कट गए 7 या 21। अगर मैं यहाँ गुना करता तो टाइम भी लगता और फिर भी काटना ही था, इसलिए मैंने नहीं काटा। ये छोटी छोटी चीज़ समझनी है आपको। यहाँ कितना आ गया जी, 3 × 3 रह गया यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ही आ गई बस, क्योंकि स्क्वायर था इधर। a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा परिमाप, किसका परिमाप, आयत का। क्या होता है परिमाप, बताएगा मुझे कोई, परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखो 2 लंबाई कितनी ली थी, 14a + 11a, कितनी हो जाएगी, 35, 4 और 1 5, 25, 25 में 2 की गुणा करो कितनी हो जाएगी, 50a, और a की वैल्यू कितनी है, 3, रख दी, कितना आंसर आ गया, 150। हाँ 150, ये रहा ए ऑप्शन। बताओ क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ये सेट करके चले जाना, बहुत अच्छे से पेपर है आप लोगों का, इसमें मैं रिवीजन भी करा रहा हूँ फॉर्मूले और क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अगला सवाल। इस प्रकार के सवाल आपके जो है सीआई से भी बनते हैं, जनसंख्या वाले सवाल भी बनते हैं, जनसंख्या वाले सवाल करा दूंगा मैं, नेक्स्ट जो सेट आते रहेंगे उसमें इस प्रकार के सवाल भी ले लेंगे। तो इसी सवाल से आप उसका भी कंसेप्ट समझ जाओगे, उन सवालों का भी। देखो समझो क्या कह रहा है ये, मशीन के एक मूल्य में प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य पर 15% की दर से कमी की जाती है, मतलब हर साल 15% की कमी हो रही है, ठीक है। मशीन का वर्तमान मूल्य इतने रुपए है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, ये कहा मैं, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है, 5×15 भाई, 15/100, 5×15, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 3/20। 15% मतलब 3/20, ठीक है जी। मैं ये कहता हूं कि 3 वर्ष पहले उसकी जो वैल्यू थी वो x थी, ठीक है जी। अगले साल क्या हुआ, 20 रुपए पर 3 रुपए की कमी हो गई, तो कितने बच गए, 17 रुपए बच गए, हो गए, लिख दो 17/20। दूसरी साल भी क्या हुआ, फिर कमी हो गई, यानी फिर 17/20। फिर तीसरी साल भी क्या हुआ, फिर कमी हो गई, यानी 17/20, और बस 3 साल तक ही पूछा है आपसे। ये कमी होने के बाद अब जो पैसा बन गया वो बन गया 9826 रुपए। इतने बन गए जी, 9826 रुपए, ठीक है जी। चलो
क्या पूछा उसने, कहा कि वर्तमान मूल्य क्या है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है अब यहाँ से। क्या आप इसे सोल्व कर सकते हो क्या? देखो जरा, क्या ये कट रहा है क्या? 17 से 17 17 कितना होता है? 289। और 17 की क्यूब, 17 की क्यूब याद करो, 17 की क्यूब फिलहाल तो मेरे दिमाग से निकल गई। 20 की क्यूब 8000 होती है, 17 की क्यूब होती है अ, मैं भूल चुका हूँ उसको, 17 की क्यूब को। चलो तो कैलकुलेशन कर लेते हैं ना। 17 से काट दो भाई, 17 चौथी 17, 17 चौकड़ 17 पंजे 85, 17 चिकम का तो नहीं चलेगी, पंजे चल जाएगी। 17 पंजे 85। देखो 8 में से 5 गए 3, 9 में से 8 गया 1 2। अब 17 छिक्का कितना होता है? 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते आप करोगे तो 119, सत्ते भी चल जाएगी। अट्ठे चलाओगे तो 8 सत्ते 56, 8 और 5 13, 8 और 5 12। हाँ अट्ठे चल जाएगी, 9 नहीं चलेगी। 8 और 5 13 ही होते हैं, अट्ठे नहीं चलेगी, 7 चलेगी। अब तो 7 बार चल जाएगी। ठीक है, कितना होगा? 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 और 4 11। कितना बच गया अभी ये? 12 में से 9 गए 3, 2 में से 1 गया 1। यहाँ फिर उतारेंगे 136 होगा। और 8 सत्ते 56, 8 और 5 13, अट्ठे चल जाएगी, पूरी पूरी चल गई। ठीक है जी, चलो फिर इस 17 से काट दो इसको। 17 34, 17 3 51, यहाँ बचेंगे 17 चौक 68। फिर 17 से काट दो इसको, 17 दूनी 34। अब यहाँ देखो 20, 2 दूनी 4, 400, 4 दूनी 8, 8000 हो गया ये। 8000 की इस 2 में गुणा कर दो, सही जवाब निकल के आएगा 16000। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, 16000। ठीक है जी। इन चीज़ों को देखकर डरना मत, ये जो मैं कर रहा हूँ ये, क्योंकि आप भी पेपर में यही करने वाले हो। कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लो आप, और कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो जाओ आप, पेपर में यही चीज़ से आप कैलकुलेशन को सही कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे। 2-3 क्लास ले लिया मैंने, गला गला बैठ गया है। मेहनत बहुत चल रही है, आपको कंटेंट भी बनाना पड़ता है, क्लास भी लेनी पड़ती है। तो ज़रूर लाइक करो भाई, ठीक है? लाइक ज़रूर करना, आपके प्यार और आपके सहयोग की ज़रूर आवश्यकता है। अगला सवाल देखो, ये वो सवाल है, और कितने रह गए? ख़त्म है, ये लास्ट सवाल है आपका। देखो सवाल, मैंने कहा था इसका कमेंट करके बताना है आप सभी को, जो भी बताएगा उसका जो है नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जितने बच्चे के कमेंट आएंगे। देखते हैं यहाँ तक कितने बच्चे पहुँचे हैं। दो धावकों ने एक वृत्ताकार ट्रैक पर समान समय पर क्रम से 18 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में, अपोजिट, याद है आपको? पिछला सेट देखा होगा, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड घटती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ती है। विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू किया। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 900 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे। बस इसी लास्ट लाइन की वजह से ये सवाल यूनिक बन जाएगा, कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा आपको ये पूरे यूट्यूब पर, छान लेना। ठीक है, कितने अलग अलग बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करेंगे, समझो। अगर वो कहता कि पहली बार कब मिलेंगे, पहली बार, तो फिर तो आप ऐसे ही कर देते जैसे पिछली क्लास में बताया था कि 900 मीटर अपोजिट जा रहा है तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 2 और 1 2 और 1 3, ठीक है, 0 0। तो आपको हो गए 30 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे। क्या है? 30 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है कि कितने अलग अलग बिंदुओं पर वो एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब जैसे ऐसे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं वो अलग अलग स्पीड पर, तो मान लो वो पहले यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, फिर यहाँ मिले, तो इस पूरे ट्रैक पर कितने बिंदुओं को पार करेंगे उसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं तुम्हें डायरेक्ट यहीं पर। बस नोट कर लेना कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि कितने बिंदुओं पर मिल रहे हैं, तो यहाँ आपको जो स्पीड दे रखी है उनका पहले रेशो ले लो आप। इसका रेशो कितना आया? 36 18, 6 दूनी 12, रेशो कितना आ गया? 3:2 का रेशो ले लिया। अब रेशो लेने के बाद ट्रिक बता देता हूँ, दो बातें ध्यान रखना। अगर ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 3 और 2 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, जो कि इस सवाल का आंसर भी है ए ऑप्शन। लेकिन अगर ये विपरीत दिशा में नहीं जा रहे, समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, तो फिर इनको घटा दोगे तो फिर बस ये एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, 3 में से 2 जगह 1।
समान दिशा में इसका आंसर 1 रहेगा, विपरीत दिशा में इसका जवाब 5 हो जाएगा। इतना इजी कंसेप्ट बताया मैंने तुम्हें। तो ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। इस पर तो देखो एसएससी के सारे जो जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल को फोकस कर रहा हूँ मैं। सीजीएल के साथ ही सीएचएसएल सेम ही सिलेबस है, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और लास्ट में दिल्ली पुलिस। इन एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बना है आपका, जो जिस पर आप ये क्लास देख रहे हो। मतलब जो है दूसरे चैनल पर भी डाल दूंगा मैं इसको, यानी शिवम तोमर एसएससी। इस चैनल पर तो आपको इसका कंटेंट मिलेगा। और ऐसे सवालों के कंसेप्ट, जैसे इस सवाल में कंसेप्ट लगे हैं, तो एक चैनल बनाया मैंने शिवम तोमर कंसेप्ट। ये मेरा पुराना चैनल है, इसी को कंसेप्ट नाम दे दिया है, शिवम तोमर कंसेप्ट। ऐसे सवालों के कंसेप्ट, ऐसे ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, इसको भी इसको भी, ठीक है जी। तो यहाँ सिर्फ कंसेप्ट चलेंगे, और किस किस चीज़ के, ऑल सब्जेक्ट्स के। विशेष ज़्यादा सब्जेक्ट जो है मैथ्स में होता है, मैथ्स, रीजनिंग, ऐसे मैथ्स भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, जीके, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ताकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना बने पेपर देते वक्त, और आप वन स्टॉप सॉल्यूशन इन चैनल पर जान लो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को मैथ्स में बनती है, इसलिए मैथ्स पर विशेष फोकस रहेगा। बाकी सब्जेक्ट भी आपको सब्सिडरी तौर पर मिलते रहेंगे, ताकि आप अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर सको। तो इस चैनल पर कंसेप्ट रहेंगे, और इस चैनल पर एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके क्वेश्चंस रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, एक बार रिवीजन कर लेना। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और भाई जो है एसएससी का, जो एसएससी एग्जाम के 2025 में होने वाला एग्जाम है, इनके कोर्स स्टार्ट 5 फरवरी से हो रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।